नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं एमपी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2023 के एग्ज़ाम का एनालिसिस। दोस्तों, आज की श्रृंखला में 19 अगस्त के सभी शिफ्टों के महत्वपूर्ण जो 30 प्रश्न बन सकते थे, उन सभी का आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, शानदार से प्रश्न रहने वाले हैं। किस प्रकार से आज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी का डिटेल से अध्ययन करेंगे और आप लोगों के लिए ये एनालिसिस शानदार साबित होने वाला है, जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम शेष है अभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, जैसे कॉफ़ी का उत्पादन में भारत किस स्थान पर है। आगे कह रहा है थेम्स नदी कहाँ से होकर बहती है। सोडल बाबा का मेला कहाँ पर लगता है। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं और किसी पिंड का भार किससे संबंधित होता है। ठीक है, इस तरह से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 30 प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है, यदि आपका एग्जाम बाकी है तो आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि थेम्स नदी कहाँ से होकर बहती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो थेम्स नदी है ये दोस्तों बहती है लंदन से। कहाँ से? आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो लंदन के किनारे थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ शहर या लंदन किस नदी के किनारे बसा है, तो ऐसा हमको पढ़ाया जाता था और आपको बताया जाता था कि लंदन हमारा दोस्तों थेम्स नदी के किनारे बसा है। इसी को दोस्तों इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, किस तरह से लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ये थेम्स नदी आपकी लंदन यानी ग्रेट ब्रिटेन से होकर बहती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था सोडल बाबा का मेला कहाँ पर लगता है। अगर बात कर लें सोडल बाबा के मेला के बारे में, तो दोस्तों ये जालंधर पंजाब में लगता है। कहाँ पर लगता है? सिख समुदाय का एक प्रसिद्ध मेला है जिसे हम सोडल बाबा का मेला कहते हैं। और दोस्तों ये कार्तिक माह में ही लगता है। कहाँ पर लगता है? कार्तिक माह में। ठीक है, कार्तिक माह में ये लगता है शायद, इसको आप लोग देख लेंगे एक बार, कंफर्म नहीं कार्तिक है या फिर इस सावन के बाद आने वाला जो माह होता है भाद्रपद, इसमें लगता है। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे, आपके पास ऑप्शन है, इसको आप लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक कार्तिक माह है और एक आपका भाद्रपद माह है, इनमें से कौन में लगता है देख लेंगे। सोडल बाबा का मेला जालंधर पंजाब में लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था चांद पर पहली बार कौन गया था। देखिए यहाँ पर अगर बात कर ली जाए चांद पर जाने के मामले में, तो चांद पर जाने की पूछेगा तो आपको बताना है दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनके साथ दोस्तों थे बज एल्ड्रिन। कौन थे? बज एल्ड्रिन। ये दोनों व्यक्ति कहाँ पर गए थे? तो याद रखना है, बज एल्ड्रिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर गए थे, जबकि इनका एक साथी था, वो आपका स्पेस में ही चक्कर लगा रहा था। ठीक है, तो यानी कि 3 व्यक्ति गए थे पहली बार चांद पर, जिनमें से 2 व्यक्तियों ने चांद पर कदम रखा था और जो पहला कदम था वो आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग का था। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति। देखिए यहाँ पर स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति अलग है और चांद पर जाने वाला अलग है। देखिए चांद की बात की जाए तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जबकि स्पेस में जाने वाले दोस्तों थे यूरी गागरिन। कौन थे? यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे जो कि आपके सोवियत रूस की तरफ से स्पेस में गए थे। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन गया था दोस्तों स्पेस में पहली बार? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर राकेश शर्मा। कौन गए थे? डॉक्टर राकेश शर्मा पहली बार कहाँ गए थे? स्पेस में गए थे, ये भी याद रखना है। और भारत की पहली महिला जो स्पेस में गई वो आपकी थी जो कल्पना चावला थी। ठीक है, इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 1857 के क्रांति में भारत का वायसराय कौन था। ठीक है, 1857 में भारत का वायसराय का कौन था? तो याद रखेंगे 1857 में भारत का वायसराय, या फिर कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। इसके अतिरिक्त जो 1857 की क्रांति थी, 1857 की जो रेवोल्यूशनरी थी दोस्तों, ये आपकी मेरठ से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? याद रखेंगे मेरठ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 मई को मेरठ से शुरू होती है और इसके जो प्रमुख केंद्र थे, इसमें आपका कानपुर आता है। ठीक है, कौन आता है? कानपुर आता है। इसके अतिरिक्त आपका लखनऊ आता है। कौन आता है? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ आता है। इसके अतिरिक्त आपका दिल्ली आता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त दोस्तों कौन सा आता है? आपका झांसी आता है। ठीक है, झांसी आता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपका आता है बनारस। ठीक है, बनारस आता है। बहुत सारे और भी आपके सेंटर रहे थे। एक आपका जगदीशपुर बिहार आता है। क्या आता है? जगदीशपुर बिहार। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात की जाए इनके नेतृत्व की, तो दोस्तों कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से आपकी बेगम हजरत महल, दिल्ली से बख्त खां जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय का सैनिक था। इसके अतिरिक्त झांसी से महारानी लक्ष्मीबाई, बनारस से आपके मौलवी थे, एक उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बता सकते थे। कौन मौलवी थे जो बनारस और इलाहाबाद दोनों के जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था। इसके अतिरिक्त जगदीशपुर बिहार की बात की जाए दोस्तों, यहाँ से आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह 2 भाई थे, इन दोनों ने नेतृत्व किया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था कि मनुष्य में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं।
देखिए अगर बात की जाए मांसपेशियों की और हड्डियों की, इन दोनों में डिफरेंट है दोस्तों। हड्डियां अलग होती हैं और मांसपेशियां अलग होती हैं। देखिए मांसपेशियों की बात की जाए तो इनकी संख्या जो है वो 639 है। कितनी 639 मांसपेशियां होती हैं। कहीं कहीं इसकी जानकारी आपको 650 भी मिलेगी, ठीक है, और कहीं कहीं 639। जो एक्यूरेट है वो 639 तो गिना जा चुका है, लेकिन 650 अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर 650 मांसपेशियां हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अगर बात कर लें हड्डियों की, तो हड्डियां बच्चों में दोस्तों अलग होती हैं। बच्चों में अलग होती हैं। बच्चों में दोस्तों होती हैं 276। कितनी होती हैं? 276। और कहीं कहीं इसकी जानकारी 300 में भी मिलती है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति होता है, यानी कि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है, उसमें आपकी 206 होती हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था, नंदा देवी पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी की बात की जाए, ये आपकी हो जाएगी उत्तराखंड में। कहाँ पर हो जाएगी? यूके में हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त आपका पूछ सकता है कंचनजंगा। क्या पूछ सकता है? कंचनजंगा अगर पूछ ले दोस्तों, यदि पूछ ले आपसे कंचनजंगा, क्या पूछ ले? अगर पूछ ले आपसे कंचनजंगा, तो आपको बताना है दोस्तों कंचनजंगा आपका कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है। कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम में, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा पूछ ले K2, क्या पूछ ले? K2 पर्वत या गार्डन ऑस्टिन, तो दोस्तों ये आपका पीओके में। कहाँ पर है? पीओके में। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो भारत का हिस्सा है, वहाँ पर स्थित है आपका K2, जैसे गार्डन ऑस्टिन कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ और पर्वत श्रेणी जैसे माउंट एवरेस्ट आपके नेपाल में स्थित है। बहुत सारी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, उसके ऊपर है। तो आपको यहाँ से जियोग्राफी में पर्वत श्रेणी से भी याद रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? ये सारे के सारे वन लाइनर क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर बात कर लें कोशिका सिद्धांत की, तो स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने दिया था। जबकि पहली कोशिका की खोज, क्या पूछ लेगा? पहली कोशिका की खोज किसने की थी? तो याद रखना है दोस्तों 1665 में। 1665 में किसने की थी? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। इसके अतिरिक्त पहली जीवित कोशिका, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछेगा? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसको आपको बताना है। जो जीवित कोशिका थी ये दोस्तों आपकी की थी किसने? तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में छाप के इसको भी, ठीक है। अगर बात कर लें पहली कोशिका जो कि आपकी थी, ये मृत कोशिका, ठीक है, ये मृत कोशिका थी। और इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सॉरी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे किसने की थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो पहली जीवित कोशिका थी, इसकी खोज दोस्तों की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। ये भी याद रखना है, ल्यूवेनहॉक ने क्या की थी? पहली जीवित कोशिका की खोज 1676 में की थी, ठीक है, ये याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका पहली बार किसके द्वारा खोजी गई थी? कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, किसी पिंड का भार किससे संबंधित होता है? अगर बात कर लें किसी पिंड के भार के बारे में दोस्तों, ये होता है द्रव्यमान से संबंधित। किससे होता है? द्रव्यमान से। देखिए जब भी हम भार निकालते हैं, भार का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? आप कहेंगे द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो अगर पूछ लेगा किसी पिंड का जो भार होगा, जो किसी पिंड का भार होगा, वो किस पर निर्भर करेगा? द्रव्यमान पर निर्भर करेगा और त्वरण पर। तो जो ऑप्शन में था वो आपका द्रव्यमान दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था कि आवाज़ कहाँ से आती है? जो हम बोल के आपको सुना रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो ये जो हमारी आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आती है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखेंगे जो हमारी आवाज़ होती है दोस्तों, ये स्वर यंत्र से आती है। कहाँ से आती है? स्वर यंत्र से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, अमरवेल का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, अमरवेल का दूसरा नाम, यह पूछा था यह कैसा पौधा है, ऐसे ऐसे कुछ पूछा था। यह पूछा था कैसा पौधा है, ठीक है, यह पूछा था कैसा पौधा है, यह पूछा था इसका दूसरा नाम। अगर दोस्तों दूसरा नाम पूछा होगा तो इसका हो जाएगा आकाशबेल। क्या हो जाएगा? अमरवेल का दूसरा नाम होता है दोस्तों आकाशबेल। क्या होता है? आकाशबेल। इसके अतिरिक्त अगर पूछा होगा कैसा पौधा, तो याद रखना ये एक परपोषी पौधा होता है। कैसा है दोस्तों? परपोषी पौधा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों परपोषी होता है? देखिए आप जब भी, आपको पता होगा जब अमरवेल किसी पौधे पर चली जाती है तो उस पौधे की प्राण निकाल देती है, यानी कि उस पौधे को सुखा देती है। तो ये कैसी है? परपोषी, यानी कि उस पौधे के भोजन को स्वयं ग्रहण करती रहती है और बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम आकाशबेल, जबकि ये कैसा पौधा है? तो परपोषी पौधा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, कृष्ण रवि पंडित के गायन का संबंध किस घराने से? कृष्ण रवि पंडित के बारे में पूछा गया था, तो याद रखना दोस्तों ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे। किससे थे? ग्वालियर घराने से संबंधित है आपके कृष्ण रवि पंडित। इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? एक क्वेश्चन ये आया था, ठीक है, पोंगल त्यौहार के बारे में। तो याद रखना दोस्तों तमिलनाडु में। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। इसके अतिरिक्त पोंगल से एक और क्वेश्चन आया था कि पोंगल का जो तीसरा दिन होता है, पोंगल का तीसरा दिन किसकी पूजा की जाती है? तो अगर बात कर लें पोंगल के तीसरे दिन की पूजा दोस्तों, ये की जाती है मट्टू की। किसकी? देखिए यहाँ पर अगर बात कर लें पहले दिन की,
पहले दिन जो पूजा होती है इसे कहा जाता है भोगी की पूजा। क्या कहा जाता है? भोगी पूजा। जबकि दूसरे दिन सेकंड डे पूजा होती है आपकी किसकी? भगवान सूर्य की। इसके अतिरिक्त तीसरे दिन मट्टू। और मट्टू की बात क्या हो जाए तो दोस्तों ये याद रखना है, ये किसानों के प्रिय जानवरों की, किसकी? जो किसान होते हैं, किसानों के प्रिय जो जानवर होते हैं इनकी पूजा की जाती है तीसरे दिन। और दोस्तों जो प्रिय जानवर होता है जैसे आपका गाय है, ठीक है, गाय है, बैल है, ये सारे के सारे जो जानवर हैं इनकी पूजा की जाती है। तो इसे कहा जाता है तीसरे दिन की पूजा मट्टू। जबकि चौथे दिन की पूजा कानूम कहा जाता है, जिसमें चौथे दिन कन्या की पूजा की जाती है। किसकी? कन्या की पूजा की जाती है। ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था एस आकार का आकृति से संबंधित महासागर कौन सा है। अगर बात कर लें एस आकार की आकृति का, ठीक है, तो एस आकार की जो आकृति है दोस्तों आपकी अटलांटिक महासागर की है। किसकी? अटलांटिक महासागर की। ठीक है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। जबकि बात करें सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा अगर महासागर की बात करें तो दोस्तों याद रखना है सबसे बड़ा जो महासागर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दोस्तों प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। ठीक है, और इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है जो जमा हुआ महासागर जिसे कहते हैं वो आपका अंटार्कटिका है, जिसे एक महाद्वीप और महासागर दोनों में गिना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में भारत कौन से स्थान पर है। ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली पता नहीं कि विश्व में पूछा था या एशिया में पूछा था। अगर विश्व में पूछा गया हो तो होगा दोस्तों तो ये भारत 6वें स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, विश्व में भारत 6वें स्थान पर कॉफ़ी उत्पादन करता है। जबकि एशिया में दोस्तों हमारा प्यारा भारत 3rd स्थान पर कॉफ़ी उत्पादन में सर्वाधिक स्थान पर आता है। अगर बात कर लें विश्व में फर्स्ट पर कौन है, क्या बात की जाए, अगर बात की जाए विश्व में फर्स्ट स्थान पर कौन है तो याद रखेंगे ब्राज़ील। कौन है दोस्तों? ब्राज़ील है कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान पर। और ब्राज़ील का एक बंदरगाह है जिसका नाम है सेंटोस। क्या नाम है? सेंटोस। दोस्तों इस बंदरगाह को क्या कहा जाता है? कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो कॉफ़ी का बंदरगाह है वो आपका होता है सेंटोस बंदरगाह। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील में कॉफ़ी से संबंधित बागान लगाए जाते हैं और कॉफ़ी के इन बागानों को दोस्तों ब्राज़ील में कहा जाता है फेजेंटा। ये भी याद रखना है, फेजेंटा कहा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात कर लें दोस्तों भारत की, तो भारत में जो कॉफ़ी होती है, भारत में कॉफ़ी सर्वाधिक कहाँ पर होती है तो याद रखना है कर्नाटक में। और कॉफ़ी कैसी फसल है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, कर्नाटक में भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी होती है। और पूछे कॉफ़ी कैसी फसल है, क्या पूछे जो आपकी कॉफ़ी है ये कैसी फसल है तो याद रखना ये एक गर्मी में पैदा होने वाली फसल है। कैसी? गर्मी, जहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा होगी कॉफ़ी वहीं पर ज़्यादा होगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों चीन का पिता अथवा उद्धारक किसे कहा जाता है। तो बात कर लें चीन के फादर ऑफ चाइना के बारे में तो इसका नाम था दोस्तों सुन यात सेन। क्या नाम था? सुन यात सेन। इस तरह से लिख सकते हैं सुन यात सेन। ठीक है, सुन यात सेन चीन का आधुनिक चीन का पिता था और दोस्तों चीनी गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति भी था ये। ठीक है, चीन जो आज़ाद हुआ था दोस्तों ये 1949 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, यहाँ पर चीन की क्रांति होती है, 1949 में आज़ाद हो जाता है। और जो गणतंत्र चीन के प्रथम जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं आपके सुन युत सेन। कौन बनते हैं? झुन नहीं है ये, सुन है। ठीक है, याद रखेंगे सुन युत सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 किसे दिया गया है। तो याद रखेंगे ये मिला था महेंद्र सिंह धोनी को। जब भी स्पिरिट की बात आती है, स्पिरिट मतलब क्या होता है दोस्तों? एक ईमानदारी से खेल दिखाना, ईमानदारी भावना से खेल दिखाना। तो आप सभी को पता होगा मिस्टर कूल के नाम से जाना जाता है, कैप्टन कूल के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? कैप्टन कूल के नाम से। ये क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके अंदर जो भावना है खेल के प्रति, जो सम्मान है वो सर्वाधिक है। यही कारण है कि महेंद्र सिंह धोनी को 2020 में आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड 2020 दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा था कोलम किससे संबंधित है। अगर बात की जाए कोलम की, ठीक है, कोलम की अगर दोस्तों बात कर लें तो कोलम एक प्रकार की फूलों की रंगोली होती है। और ये कहाँ पर की जाती है तो याद रखना है केरल में की जाती है। कहाँ पर की जाती है दोस्तों? केरल में की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केरल में की जाने वाली फूलों की जो रंगोली है उसे क्या कहा जाता है? कोलम कहा जाता है। ठीक है, केरल से संबंधित कुछ त्यौहार हैं, जैसे आपका दोस्तों याद रखना है त्रिशूरपुरम त्यौहार। क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। त्रिशूरपुरम त्यौहार सर पूछ लेगा कहाँ पर मनाते हैं? केरल में मनाते हैं। इसके अतिरिक्त एक और त्यौहार पूछेगा कि यहाँ पर क्या मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप के बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल। ठीक है, ये भी याद रखना है, अट्टुकल पोंगल। और ये दोस्तों जो त्यौहार है ये आपका महिलाओं का त्यौहार है। पोंगल तो देखिए अभी हमने आपको बताया था तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर होता है पोंगल? आपका तमिलनाडु में होता है। जबकि अट्टुकल जो पोंगल है, जो अट्टुकल पोंगल है, ये कहाँ पर होता है? केरल में हो जाता है और ये महिलाओं का है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था सरहुल किस राज्य से संबंधित प्रमुख त्यौहार है। तो अगर बात कर लें सरहुल की तो यहाँ पर जो सर्वाधिक ऑप्शन एसएससी के द्वारा माना गया है तो उसका जो राइट आंसर है असम है। वैसे तो अगर बात करें सरहुल की तो सॉरी असम नहीं, माफी चाहेंगे, झारखंड है। ठीक है, सरहुल किस राज्य से संबंधित है तो झारखंड से। लेकिन अगर बात कर ली जाए सरहुल की तो यहाँ पर आपकी मनाती है मुंडा जनजाति। ठीक है,
कौन मनाता है? मुंडा जनजाति, ठीक है, मुंडा जनजाति इसको मनाती है दोस्तों। और सरहुल त्यौहार में कौन कौन से झारखंड से सीमा बनाने वाले राज्य हैं? जैसे आपका हो गया उड़ीसा, कौन हो गया? उड़ीसा। उड़ीसा में जो मुंडा जनजाति होगी वो भी आपकी सरहुल मनाएगी। इसके अतिरिक्त ये झारखंड से सीमा लगती है आपकी किसकी? मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो मुंडा जनजाति होगी वो भी मनाएगी। इसके अतिरिक्त दोस्तों लगती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ में भी जो होगा वो भी मनाएंगे। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं जो आपके सरहुल से संबंधित हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका सही एक्यूरेट उत्तर होगा वो आपका झारखंड हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, किस वर्ष भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1912। देखिए यहाँ पर बहुत सारे टीचरों को मैंने देखा है ये स्थानांतरित आपसे पूछा था। यदि स्थानांतरित पूछा है, देखिए दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा, ठीक है, दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा, और एक होता है दोस्तों राजधानी स्थानांतरित करना, ठीक है। ये दोनों के दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, राजधानी स्थानांतरित करना। तो याद रखना है जो घोषणा होती है दोस्तों ये आपकी दिल्ली दरबार 1911 में होती है, जब मैडम मैरी और जॉर्ज पंचम, जो जॉर्ज फिफ्थ आया था भारत का, जो वो समय इंग्लैंड का किंग हुआ करता था, ये जॉर्ज फिफ्थ जब भारत आया था दोस्तों, तो इसको क्या किया गया था, इसने घोषणा कर दी थी, एक दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, ठीक है, और उसी दौरान इसने घोषणा कर दी थी जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली बना दी जाएगी। लेकिन जो स्थानांतरित हुई जब बनाई गई, तो याद रखना ये 1912 का समय था। कब का? 1912 का। ये दोनों के दोनों अलग क्वेश्चन है, घोषणा 1911, स्थानांतरित 1912। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, लाल सलाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों लाल सलाम की अगर बात की जाए, ये स्मृति ईरानी, जो कि भारत की वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, इनके द्वारा लाल सलाम पुस्तक लिखी गई, और ये पुस्तक अभी हाल ही में चर्चा में रही थी, ठीक है। ये आपके इसका विमोचन भी आपका किया गया था अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है। तो लाल सलाम स्मृति ईरानी, शानदार क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। इसमें जो घटना है दोस्तों, यहाँ पर 76 आपके जवान मारे जाते हैं 2011 के आसपास, ठीक है, एक नक्सली हमले में सीआरपीएफ के किसके? सीआरपीएफ के जो 76 जवान मारे जाते हैं उनके बारे में ये चर्चा बताती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा था, किस देश की जीडीपी सबसे अधिक है? अगर बात कर लें जीडीपी के मामले में दोस्तों, ये सबसे पहले स्थान पर आता है यूएसए। कौन आता है? यूएसए, ठीक है। और दूसरे स्थान पर आपका आता है चाइना। क्या आता है? चाइना आता है। और दोस्तों तीसरे स्थान पर आपका आ जाता है दोस्तों जापान। क्या आ जाता है? ये भी याद रखना है, तीसरे स्थान पर जापान। और चौथे स्थान पर दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका जर्मनी। क्या आ जाएगा? जर्मनी। और पाँचवें स्थान पर आएगा प्यारा भारत। क्या आएगा? प्यारा भारत, ठीक है। और छठवें स्थान की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर छठवें स्थान पर आपका आ जाएगा यूके, ठीक है। ये भी याद रखना है, यूके आपका छठवें स्थान पर है। यूके जीडीपी के मामले में छठवें स्थान पर है। भारत ने भी हाल ही में यूके को पछाड़ भी दिया है, ठीक है। इसको याद रखना है आप लोगों को। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था? सबसे अधिक जीडीपी, तो दोस्तों याद रखना है ये आपकी यूएसए की हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों, पादप जगत में उभयचर किसे कहा जाता है? देखिए उभयचर वो प्राणी होते हैं जो ब्रायोफाइटा कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ उभयचर ऐसे कुछ वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पादप होते हैं, ठीक है, यानी कि पौधे होते हैं जो आपके ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इनमें दोस्तों ना तो पत्तियां आती हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसमें ना तो पत्तियां आती हैं और ना ही क्या होता है इसमें फूल खिलते हैं, ऐसा कुछ कहा जाता है इनके बारे में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? अगर रतन मोहन शर्मा की बात की जाए दोस्तों, ये आपके मेवाती घराने से संबंधित हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे? मेवाती घराने से। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, ईस्ट किसे कहते हैं? अगर ईस्ट की बात की जाए तो एक प्रकार का क्या होता है? फंगस होता है। और कह रहा है अन्न, इसका एक नाम होता है खमीर। देखिए हमने सुना होगा किसके बारे में? खमीर के बारे में, खमीर के बारे में। और खमीर जो होता है इसी को क्या कहते हैं? ईस्ट कहते हैं। ये क्या होता है? एक प्रकार का फंगस होता है, ठीक है। क्या होता है? फंगस। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, फंगस यानी कि कवक, ठीक है। और इसके अतिरिक्त क्या है? ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं इनको फुलाने में काम आता है, ठीक है। किसको? जो खाद्य पदार्थ होते हैं इसको फुलाने में काम आता है ईस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, राजकोषीय घाटे में कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों अगर बात कर लें बजट में, तो 3 प्रकार के घाटे का ब्यौरा मिलता है। किसमें? दोस्तों जो बजट होता है इसमें 3 प्रकार के घाटे का ब्यौरा मिलता है, जिसमें से आपका दोस्तों राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा, ये 3 होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखेंगे। अगर बात कर लें किसकी? राजकोषीय घाटा की, तो जो राजकोषीय घाटा होता है, कह रहा है जब राजस्व प्राप्तियां ऋण भिन्न भिन्न पूंजियों से प्राप्त का योग सरकार के द्वारा कुल व्यय से कम हो तो उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। यानी कि कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये क्या है? आपकी सरकार है, ठीक है, ये सरकार है और इस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए, देश के विभिन्न विकास के लिए क्या किया? मान लीजिए इसने क्या लगाया? 100 करोड़ रुपए लगाया। क्या लगाया? 100 करोड़ रुपए, ठीक है। इस सरकार ने क्या किया? सरकार ने 100 करोड़ रुपए लगाया, किसके लिए? देश के विकास के लिए। लेकिन उस विकास से सरकार को केवल और केवल 90 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
कितने 90 करोड़ रुपए प्राप्त हुए सरकार को। और जो ये डिफरेंस आया किसका आया 10 करोड़ का। और ये जो 10 करोड़ जो आपका आएगा ये क्या होगा दोस्तों, ये आपका हो जाएगा राजकोषीय घाटा। क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, राजकोषीय घाटा यही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि दोस्तों पसंद आया है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर करिए। यदि चैनल पर नए हैं और इस प्रकार के निरंतर एनालिसिस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए जीएस अब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।